हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 60 और आज डेट है 25 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। यही टॉपिक हमने लास्ट वर्कशीट नंबर 59 में भी किया था। आज भी हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं जहाँ पर एक ठोस आकृति दूसरी प्रकार की आकृति में बदल जाती है तो उसका आयतन एक समान रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहां से देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकलती हुई मिट्टी को एक समान रूप में फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं आपकी वर्कशीट में यहाँ पर एक कुएं की आकृति बनाई गई है जो कि बेलनाकार आकृति है और इस कुएं का व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर का और इस कुएं की गहराई जो है वह दे रखी है आपको 20 मीटर की। यह गहराई जो बेलनाकार आकृति है उसके लिए ऊंचाई का काम करेगी। इस कुएं को खोदते समय बेटा इसके अंदर जो मिट्टी थी, जो मिट्टी बाहर निकली, उस मिट्टी से यहाँ पर एक बेलनाकार कुएं से जो मिट्टी निकली इससे एक चबूतरा बनाया गया जो कि घनाभ की आकृति का है। देख रहे हैं ना आप, एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की लंबाई हमें दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर और इस चबूतरे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर इस मिट्टी से को निकाल कर एक चबूतरा बनाया गया होगा, यानी इसके अंदर जितना भी सामान था, इसके अंदर जितनी भी मिट्टी थी उसी को निकाल कर इस चबूतरे को बनाने में इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बेलनाकार जो आकृति है इसका आयतन बराबर होगा इस घनाभ के आकार के चबूतरे के। चलिए देखिए क्या क्या हमें दिया गया है। कुएं की त्रिज्या हमें दे रखी है, व्यास दिया गया था 7 मीटर का, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी जो हमें मिल जाएगी 7/2 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई हमें दे रखी है 22 मीटर की, लंबाई जो है 22 मीटर की दे रखी है, यह है हमारी चबूतरे की लंबाई। और चबूतरे की ऊंचाई को हमने h मान लिया। कुएं की गहराई हमें 20 मीटर दे रखी थी और चबूतरे की चौड़ाई हमें 14 मीटर दे रखी थी। अब प्रश्न के अनुसार जैसे मैंने भी आपको समझाया कि कुएं से निकली मिट्टी का जो आयतन है, यानी जो इस बेलनाकार कुएं का आयतन है वह किसके बराबर होगा, चबूतरे की मिट्टी के आयतन के। चबूतरे का जो आकार है वह घनाभ का है, कुएं का जो आकार है वह बेलन का है, इसीलिए बेलन का जो आयतन है यानी πr² बराबर होगा जो हमारा घनाभ का आयतन होता है, यानी L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुना ऊंचाई के। L की जगह पे देखिए 22 डाल दिया, B की जगह पर हमने 14 डाल दिया और इस H का मान हमें ज्ञात करना था, उसको हमने H ही रहने दिया। यहाँ पर त्रिज्या का मान हमने डाला 7/2, H का मान हमने डाला 20 और पाई का मान हमने डाला 22/7। अब ध्यान से देखिए कि बेटा H का मान आपको ज्ञात करना था, तो बाकी की जो सभी संख्याएं हैं यानी ये 22 और ये 14 किधर चले जाएंगी, दूसरी तरफ चली जाएंगी। दूसरी तरफ जाने का क्या मतलब है, वह ये दोनों संख्याएं नीचे भाग के रूप में आ जाएंगी। और यहाँ पर जब आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है, जो समीकरण है, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और जब आप इसको हल कर लेंगे बेटा, इस एक्सप्रेशन को, इस समीकरण को जब आप हल कर लेंगे तो आपके पास H का मान आ जाएगा 2.5 मीटर, यानी ऊंचाई जो है चबूतरे की वो आपको मिल जाएगी 2.5 मीटर की। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर 1.5 मीटर गहरी एक नदी है जिसमें कि पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न में जो हमें नहर का जो आयाम दिए गए हैं, यानी जो चौड़ाई दी गई है, गहराई दी गई है और उसमें पानी जो बह रहा है उसकी जो चाल दी गई है, उसकी वजह से बेटा हम इस नहर को 1 घंटे के, अगर हमें सिर्फ अंतराल के लिए अगर हम इस नहर की आकृति को मान के चलें तो ये घनाभ के आकार की होगी, यानी 1 घंटे में इसमें 10 किलोमीटर पानी बह रहा है। तो इस नहर की जो लंबाई है 1 घंटे के लिए वह हो जाएगी 10 किलोमीटर। चौड़ाई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी थी, 6 मीटर की, और ऊंचाई यानी कि इस नदी की जो गहराई है वही इसकी ऊंचाई होगी, तो वह दे रखी है हमें 1.5 मीटर। अब आपसे बोला गया है कि ये जो पानी है ये किसी इस प्रकार के क्षेत्र में जा रहा है, यानी खेत में जा रहा है और वहाँ सिंचाई कर रहा है। जब इसको खेत में डाला जा रहा है इसी नहर के पानी को, तो इस प्रकार डाला जाता है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है, यानी 8 सेंटीमीटर का जो पानी है इस क्षेत्रफल में रहना चाहिए सिंचाई करने के बाद। और
इसी को हमने आयताकार क्षेत्रफल से गुना कर दिया। ऐसा क्यों किया, याद कीजिए, जो भी हमारे घनाभ का क्षेत्रफल आयतन होता है वह क्या होता है, L गुना B गुना H, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। L गुना B किसके बराबर होता है, हमेशा L गुना B होता है क्षेत्रफल के बराबर, यानी आयताकार क्षेत्रफल के बराबर। तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है इस मैदान के लिए, यदि ऊंचाई यानी इसके अंदर पानी का जो ठहराव है, जो पानी रुकने की जो ऊंचाई है वह 8 सेंटीमीटर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न में बेटा नहर की चौड़ाई आपको 6 मीटर दे रखी थी, नहर की ही गहराई आपको 1.5 मीटर दी गई थी, पानी की चाल हमें दी गई थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब ध्यान से देखिए, सारे जो यहाँ पर आयाम दिए गए हैं ये मीटर में दिए गए हैं, तो यहाँ पर तो ये किलोमीटर में था, तो इसको हम बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, हमने मीटर प्रति मिनट में बदल लिया। देखिए किलोमीटर को जब हमें मीटर से मीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 1000 से, और जब हमें घंटे को मिनट में बदलना होता है, घंटे को मिनट में बदलना होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम गुना कर देते हैं इसमें 60 से। अब देखिए किलोमीटर ऊपर लिखा था, तो यानी 10 की गुना अगर 100 से 1000 से हो जाती है, तो देखिए बेटा यहाँ पर 10 की गुना जब इस 1000 से होगी तो ये हो जाएगा 10,000, यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा होना चाहिए था, और नीचे लिखा था घंटा, तो घंटे को भी जब मिनट में बदलेंगे तो जो नीचे की संख्या यानी इसके नीचे 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, देखिए इस प्रकार लिखा गया था ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है, 10 किलोमीटर बटा 1 घंटा। तो यानी जब हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना था तो हमने क्या करा, 10 की गुना 1000 से करी, और घंटे को मिनट में बदलना था तो इसको 1 की गुना 60 से करी। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 10,000 ऊपर आएगा और 60 नीचे आएगा, और ये बदल जाएगा मीटर प्रति मिनट में। अब 1 मिनट में बहे गए पानी का क्या आयतन होगा, हम ये ज्ञात कर पाते हैं या नहीं। देखिए ध्यान से, 1 मिनट में जो पानी बहेगा उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर L गुना B गुना H को ही करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौड़ाई यानी ये B का मान है, गहराई यानी ये H का मान है, और पानी की चाल जो हमें दे रखी है यानी 1 मिनट में, यहाँ पर ये जो हमारे पास उत्तर आया, इसका मतलब ये उत्तर किस चीज़ का है, ये है कि 1 मिनट में जो पानी है वो कितना डिस्टेंस यानी कितनी दूरी तय कर लेता है, वह कितनी दूरी तय कर लेता है, 10,000 मीटर की। तो यानी इस 1 मिनट में जो लंबाई होगी इस नदी की वह क्या कहलाएगी, 10,000 मीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर भी हमें ये 10,000 लिखना था, यहाँ भी एक जीरो मिसिंग है, इसको लिखिएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए, 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, L गुना B गुना H, तो ये तीनों मान हमने यहाँ डाल दिए। अब जब इसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि 1 मिनट में जो पानी का आयतन है जो नदी से बह रहा है वह आएगा 1500 मीटर क्यूब। अब इसके बाद प्रश्न में हमें बोला गया था कि 30 मिनट तक पानी बहना है। अगर 30 मिनट तक पानी बहता है तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। 30 मिनट के लिए ये था हमारा 1 मिनट के लिए जो आयतन आता है, यानी 1 मिनट में यह नदी कितना पानी बहाकर जो है मैदान में छोड़ देती है। लेकिन यदि 30 मिनट तक अगर इसमें से पानी बहे तो कितना पानी ये छोड़ेगी, इसी को हम 30 से गुना कर देते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। अब हमने मान लिया कि नहर जो है वो एक क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाती है, यानी जिस मैदान में इसको सिंचाई करनी है उस मैदान का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया। तो अभी मैंने बताया था ना आपको, मैदान जो है अगर उसमें पानी रोका जाता है 8 सेंटीमीटर का, तो उसका आयतन किस प्रकार निकलेगा, L गुना B गुना H, और L गुना B जो होता है यही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल, जिसको हम A से दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर है खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी के आयतन के। तो 8 सेंटीमीटर गहरे पानी के आयतन का क्या मतलब है, 8 गुना क्षेत्रफल। 8 गुना क्षेत्रफल क्यों लिखा, क्योंकि ये क्षेत्रफल क्या है, L गुना B ही है। तो A गुना 8 गुना A जो बराबर होगा वह बराबर होगा 45,000 के। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में जो ये दे रखा था ये 8 सेंटीमीटर था, सारे मान मीटर में दिए गए हैं, तो इस 8 को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो यानी नीचे 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर को जब मीटर में बदला जाता है तो 100 से भाग किया जाता है, तो इसीलिए देखिए 100 यहाँ नीचे लिखा गया। अब अगली बार 100 कहाँ चला जाएगा, इस 45,000 के पास गुना होने के लिए, और 8 रह जाएगा नीचे, तो A का मान आपका आ जाएगा जब आप हल करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट में यह नहर कितना पानी सींचती है, कितना पानी देती है, कितने क्षेत्रफल में पानी देती है, इतने क्षेत्रफल में ये पानी दे पाएगी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए
1.75 व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो लास्ट वर्कशीट में भी और इस वर्कशीट के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जब एक आकृति पिघलाकर या एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है पिघलाकर या फिर उसको दोबारा से मोल्ड करके, उसको दोबारा से गूंद कर, या एक आकृति का सामान जब दूसरी आकृति में डाल दिया जाता है तो उनका आपस में आयतन एक समान रहता है। अब इसके बाद एक और बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम एक सिक्के की बात करते हैं, एक सिक्का जो है, जो पतला से छोटा सा सिक्का होता है, वह कौन सी आकृति का होता है? वह आकृति होती है बेलन की आकृति, बेलनाकार आकृति। तो यहाँ पर बहुत सारे सिक्के थे जिनको पिघलाया गया और उससे एक घनाभ की आकृति बना दी गई, लेकिन कितने सिक्के पिघलाए गए हमें यह नहीं पता। तो जितने भी टोटल सिक्के थे, अगर उन सबको पिघलाया गया होगा तभी तो घनाभ बना होगा। तो मान लिया हमारे सिक्कों की संख्या जो थी वो n थी। अगर एक सिक्का पिघलाया जाता तो एक बेलन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर होता, लेकिन यहाँ कितने सिक्के पिघलाए गए हैं? n नंबर ऑफ सिक्के। तो n गुणा बेलन का आयतन, यानी n गुना बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। हमें सिक्कों की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो व्यास दे रखा था एक सिक्के का 1.75 सेंटीमीटर। 1.75 को 2 से भाग कर देंगे तो इस प्रकार हमारा चांदी के सिक्के की त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद चांदी के सिक्के की ऊंचाई भी हमें दे रखी थी, h का मान जो हमें दे रखा था 2 मिलीमीटर। देखिए प्रश्न में दे रखा था ना 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या किस पे बदल जाएगा? ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो 0.2 सेंटीमीटर हमारा आ गई सिक्कों की ऊंचाई। अब घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों दे रखी है और हमने मान लिया कि चांदी के सिक्कों की जो संख्या है वह n है, यानी कुल मिलाकर n सिक्के पिघलाए गए होंगे तभी एक घनाभ बना होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ इस प्रकार दी गई है। इसके बाद देखिए n चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के। अभी मैंने आपको बताया कि अगर n नंबर ऑफ चांदी के सिक्के, एक चांदी का सिक्का पिघलाया जाता तो वो एक घनाभ के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर n चांदी के सिक्के पिघलाए गए हैं तो n गुना में जो हमारा आयतन है एक सिक्के का वह बराबर होगा पूरे घनाभ के आयतन के। तो अब ध्यान दीजिए, एक सिक्का कौन सी आकृति है? बेलन की आकृति। तो बेलन की आकृति का जो क्षेत्रफल है, आयतन है, वह क्या होता है? πr²h और घनाभ का L गुना B गुना H। तो सारे मान डाल देते हैं यहाँ पे। R की जगह पर हमने मान डाला 0.875 गुणा 0.2 थी ऊंचाई जो कि सिक्के की है, और ये तीनों जो विमाएं हैं ये हमने डाली घनाभ के लिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की। अब आपको मान यहाँ पे ज्ञात करना है इस n का। तो सारी जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं जो गुना में है वो दूसरी तरफ जाते समय भाग में आ जाएंगी, यानी ये दोनों संख्याएं कहाँ आ जाएंगी? नीचे। और जो ये 22/7 था ये दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा? 7/22, यानी 7 ऊपर और 22 नीचे। जब आप इस बड़ी सी कैलकुलेशन को बेटा हल करेंगे तो आपका उत्तर n के लिए आ जाएगा 400, यानी 400 चांदी के सिक्के जब पिघलाए गए होंगे तब घनाभ बना होगा जिनकी विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ इस प्रकार है। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है कि व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं है जो 14 मीटर गहरा है, उसे खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के ही चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग के रूप में बनाते हुए और उस प्रकार से फैलाकर एक बांध बना दिया जाता है। इस बांध की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ बनेगी। देखिए यहाँ पर अंदर जो है, जो अंदर वाला आप देख पा रहे हैं बेलनाकार आकृति, वह हमारा कुआं है। कुएं से जो मिट्टी निकली वह इसी के आसपास एक वृत्त के आकार की वृत्ताकार वलय बनाकर एक बांध के रूप में, एक रिंग के रूप में इसके बाहर एक बना दिया गया। अब इसमें देखिए जो हमारा कुआं था उसकी जो गहराई है वह 14 मीटर दे रखी थी और जो हमें ये बांध हमने बनाया इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब जो हमें यहाँ पर मान दे रखे हैं, कुएं के लिए हमें यहाँ पर व्यास दे रखा है 3 मीटर का, और उसके बाद हमें यह भी बताया गया है कि कुएं के बाहर जो चौड़ाई है इस वलय की, ये जो ये वलय बनाया गया यानी एक जो सर्कुलर रिंग बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक कुआं था इस प्रकार का, इसी के बाहर एक इस तरीके की एक रिंग यानी एक और यहाँ पर बांध के रूप में बनाया गया। तो इसकी जो ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई हमें दे रखी है 4 मीटर की। तो इस प्रकार कुएं का डी यानी
व्यास हमें दे रखा था 3 मीटर का, हमने त्रिज्या निकाल ली, उसका आधा कर दिया 3/2 मीटर लिखकर। इसके बाद हमें ऊंचाई भी दे रखी थी, यानी गहराई भी हम जिसको बोल सकते हैं 14 मीटर की दे रखी थी कुएं के लिए। अब इस वृत्ताकार विलय को देखिए, अंदर वाला जो ये वृत्त है इसकी तो त्रिज्या यही रहेगी 3 मीटर, और इसी 3 मीटर में जब हम ये बाहर वाला ये 4 मीटर जोड़ देंगे तो हम 3 मीटर का जो आधा करने पर यानी 3/2 मीटर में अगर मैं 4 मीटर जोड़ दूंगी तो मेरे को बाहरी त्रिज्या भी मिल जाएगी, यानी इसके लिए एक अंदर की त्रिज्या ये होगी और बाहर की त्रिज्या क्या होगी, इसी अंदर वाली त्रिज्या में ये वाला जो वलय है इसकी जो चौड़ाई है इसको जोड़ देते हैं, यानी 3/2 मीटर में हम 4 मीटर को जब जोड़ देंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/2 मीटर। ये होगी हमारी बाहरी त्रिज्या, यानी केंद्र से लेकर ये बाहर तक की जो दूरी है ये हमारी आ जाएगी 11/2 मीटर। अब इसके बाद h का मान हमें ज्ञात करना है। इसी बांध के लिए कुएं से निकली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा वृत्ताकार वलय बांध गए आयतन के। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न हम करेंगे जहां पर कुएं से मिट्टी को निकालकर किसी भी प्रकार की आकृति में उसे बदला जाएगा, उदाहरण में उसे घनाभ की आकृति में बदला गया था और इस प्रश्न में इसे वृत्ताकार वलय बांध के रूप में बनाया गया, यानी वृत्त के आकार की रिंग के रूप में एक बांध बनाया गया। तो दोनों का आयतन यहाँ पे बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो हमारा आयतन है इस कुएं से निकली मिट्टी के लिए वह किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन की, क्योंकि कुएं का आकार जो है वह बेलन के आकार का होता है। और वृत्ताकार वलय जो है यहाँ पर देखिए ऊपर से यहाँ 2 सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल ये एक वृत्त है और एक इसके अंदर वृत्त है। तो इन दोनों ही वृत्तों के जो हमारे क्षेत्रफल है इन दोनों को घटाएंगे, यानी इस रिंग का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे और उसको गुना कर देंगे ऊंचाई से। तो पाई r² - r² हमने लिखा, r बड़ा वाला यानी जो बाहरी त्रिज्या है उसमें से अंदर वाली त्रिज्या का वर्ग हमें घटा देना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर इस प्रकार से 2 बेलन नज़र आ रहे हैं तो इन्हीं दोनों बेलनों का हमें आयतन घटाना है। बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन हमें घटा के लिखना है इस वृत्ताकार वलय बांध के आयतन के लिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, छोटे r का मान यानी जो अंदरूनी त्रिज्या है, अंदर वाली जो वृत्त की त्रिज्या है वह थी 3/2 मीटर। तो r² में 3/2 गुना 3/2 गुना 14 हमने लिख दिया। और इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो बराबर का निशान है उसके साथ भी उस उधर भी हमने मान डाल दिए। बड़ी आर यानी जो हमारी बाहरी त्रिज्या है उसका मान हमने डाला 11/2, 3/2 था हमारे छोटी आर का मान और इस h का मान हमें ज्ञात करना था। तो पहले इसका वर्ग कर दीजिए, 11/2 का मतलब 121/4 और 3/2 का मतलब 9/4। जब इसका वर्ग कर लिया हमने तो ये 4 और 14 भी हमारे कट रहे थे, 4 जा रहा था 2 के पहाड़े में 2 पे और 14 आता है 7 पे। जब हमने इसको काट लिया तो ध्यान दीजिए h का मान हमारा आ रहा है 63/56 यानी 63/56। जब आप इसको हल कर लेंगे इसके बाद भाग कर लीजिए तो आपका h का मान आ जाए कुछ इस प्रकार से 1.125 मीटर। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि कुएं का जो भी मिट्टी निकल रही है कुएं में से उसका आयतन यानी कुएं का आयतन बराबर होगा जिस भी प्रकार से उस मिट्टी को ढाला जा रहा है। अगर वृत्ताकार वलय बांध के रूप में ढाला जा रहा है तो उसका आयतन, दोनों आयतन इस प्रकार बराबर होंगे। और अगर वह बेलनाकार बेलन से घनाभ के रूप में बदला जा रहा है तो उसका घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। प्रश्न को पढ़कर समझकर आपको कुछ याद आ रहा है? यही सेम क्वेश्चन आपने वर्कशीट नंबर 59 में भी हल किया था। इस प्रश्न को मैं नहीं कराऊंगी बेटा, इस प्रश्न की आप प्रैक्टिस खुद कीजिए। अगर आपको वर्कशीट नंबर 59 में यह प्रश्न समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो आपको यहाँ ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप इस लिंक पर जाकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आज की वर्कशीट में आप इस क्वेश्चन को खुद प्रयास करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है, 32 मीटर ऊंची और आधार में 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यदि इस शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो
इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की एक बेलनाकार बाल्टी है जिसका आर यानी हमें दे रखी है इसकी त्रिज्या 18 मीटर। बेलनाकार आकृति के लिए आर का मान यानी त्रिज्या का मान 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई थी 32 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार आकृति के अंदर जो मिट्टी थी, जो रेत थी, उसको पलट दिया गया तो इस प्रकार की एक शंकुआकार ढेरी बन गई। इस ढेरी के लिए हमें ऊंचाई का मान हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ना हमें इसकी ऊंचाई पता, ना हमें इसकी त्रिज्या पता है और ना हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई पता है। ये दोनों ही हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमने बेलन के आकार की जो बाल्टी थी उसके लिए आर को बड़े आर से लिखा है और ऊंचाई को भी बड़े एच से लिखा है, कैपिटल एच से। और शंकुआकार के लिए जो ऊंचाई है वह मैंने स्मॉल एच से लिखी है। अब इसके अंदर जो रेत थी उसी को पलट कर इस शंकुआकार आकृति में बदला गया। तो यानी बाल्टी का जो आयतन है वह बराबर होगा शंकुआकार ढेरी के आयतन के। तो बेलन का आयतन याद कीजिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। और शंकुआकार ढेरी का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा, बाल्टी के लिए जो हमने मान लिए हैं वो कैपिटल आर और कैपिटल एच लिए हैं, त्रिज्या का और ऊंचाई का, और वहाँ पर हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच को लिखा है। अब बाल्टी की त्रिज्या कितनी थी, 18 सेंटीमीटर, तो 18 × 18 लिख दिया। और एच का मान था 32, 1/3 बराबर है आर स्क्वायर। आर का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, इस आर का मान, और एच का जो मान था वो था 24। अब देखिए ध्यान से, 3 और 24 ये दोनों भी कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। अब ये 8 यहाँ गुना हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा 8। 8 एकम 8 और 8 चौक 32। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 के रूप में, और 18 तो पहले ही 2 बार लिखा है, 18 × 18। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आर स्क्वायर था यानी आर का वर्ग था, दूसरी तरफ भी अगर वर्ग हो जाएगा तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो हो रहा है वर्ग, देखिए 18 2 बार लिखा जा रहा है और 2 भी 2 बार गुना हो रहा है, तो 18 × 2 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से वर्ग कट गया तो आर का मान कितना आ गया, 18 × 2 यानी 36 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ज्ञात करनी है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद है, एल स्क्वायर बराबर होता है यानी तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है एच स्क्वायर यानी ऊंचाई के वर्ग के जमा त्रिज्या के वर्ग के। एच का मान हमारा 24 था, त्रिज्या का मान अभी हमारा 36 आ गया, हमने वैल्यू डाल दी। वर्ग कीजिए, 24 का वर्ग करते हैं तो 576, 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 आ रहा है। जोड़ दीजिए 1872 यानी 1872 आता है। अब इसके बाद 1872 जो हमारी संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए कुछ इस प्रकार से। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 के जोड़े बन जाएंगे, 2, एक 3 का जोड़ा बनेगा लेकिन 13 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा। जिनके जोड़े बन गए वो इस वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, 2 × 2 × 3 और वर्गमूल 13 वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। 2 × 2 4 और 4 × 12 यानी एल का मान जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है उसका मान आ जाएगा 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखे हैं कुछ और प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।